तो ध्यान दीजिए, हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट VB.NET में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम है, बस इंप्लीमेंट करने का सिंटेक्स केवल अलग अलग है और कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है कि कोई टर्म विशेष रूप से यूज होता है। ठीक है, और लेकिन अगर आप जो C++ पढ़े हो, जावा पढ़े हो, एग्जैक्ट वही आपका VB.NET और C#.NET में भी यूज होता है। पाइथन में कुछ एक्स्ट्रा टूल्स है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं VB.NET। इसमें मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि क्लास हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम लोग क्लास के मेंबर को एक्सेस करते हैं। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है, ठीक है, मेंबर फंक्शन या मेंबर मेथड में पैरामीटर कैसे पास करते हैं। ये आपने C++ में भी देखा था, जावा में भी देखा था, पैरामीटराइज फंक्शन। लेकिन आपको याद होगा C++ और जावा में भी मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, प्रश्न ये है कि क्लास का अगर कोई भी मेंबर मेथड में जो भी हम लोग फॉर्मल पैरामीटर पास करते हैं, आप जानते हो कि फंक्शन में जो भी पैरामीटर पास करते हो फॉर्मल पैरामीटर की तरह काम करता है, राइट। ठीक है, अगर फॉर्मल पैरामीटर का नाम और इंस्टांस वेरिएबल का नाम अगर दोनों सेम है, अगर सेम है, जैसे सपोज ये तो आप जानते हो ना कि किसी भी फंक्शन में जो पैरामीटर हम लोग पास करेंगे वो फॉर्मल पैरामीटर होगा, और फॉर्मल पैरामीटर लोकल वेरिएबल की तरह काम करता है। उस फॉर्मल पैरामीटर को उस फंक्शन के बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाए हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाए हैं और उसमें एक इनपुट नाम का फंक्शन बनाए हैं जिसमें पैरामीटर के रूप में रोल नंबर, नेम, कोर्स फी मैंने पैरामीटर के रूप में सप्लाई किया। ठीक है, और दूसरा एक फंक्शन मैंने बनाया शो फंक्शन। शो में रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। इनपुट जो पैरामीटराइज फंक्शन है उसको कॉल करते समय तो हम पैरामीटर का वैल्यू सप्लाई करेंगे, राइट। जो भी रोल नंबर, नेम, कोर्स फी का वैल्यू आप सप्लाई करेंगे, ठीक है, शो फंक्शन से उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो क्या इनपुट फंक्शन में जो रोल नंबर, नेम, कोर्स फी हम पास कर रहे हैं, ठीक है, क्या हम शो फंक्शन में उसको एक्सेस कर सकते हैं? एक फंक्शन का फॉर्मल पैरामीटर क्या दूसरे फंक्शन में एक्सेस होगा, यस और नो? नहीं सर, नहीं होगा। एक फंक्शन का फॉर्मल पैरामीटर का वैल्यू दूसरे फंक्शन में कभी भी एक्सेस नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो, क्योंकि फॉर्मल पैरामीटर लोकल वेरिएबल की तरह काम करता है। तो उस केस में तुम क्या करोगे? अगर आप यहां पर देखिए, मैं स्टार्ट कर देता हूं .NET, और ये आप C++ में भी यूज किए हैं और जावा में भी आपने यूज किया है। ठीक है, तो नहीं एक्सेस किया जा सकता है इनपुट फंक्शन का। ठीक है, रोल नंबर, नेम, कोर्स फी शो फंक्शन में एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कहलाता है मेंबर वेरिएबल या इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, अब फॉर्मल पैरामीटर के वैल्यू को किस में कॉपी कर लेंगे हम लोग? मेंबर वेरिएबल में कॉपी कर लेंगे, राइट। मेरा प्रश्न ये था कि फॉर्मल पैरामीटर का भी नाम रोल नंबर है और इंस्टांस वेरिएबल का भी नाम रोल नंबर है, दोनों का नाम सेम है। ठीक है, तो हम
फॉर्मल पैरामीटर के वैल्यू को इंस्टेंस वेरिएबल में कैसे असाइन करेंगे? सी प्लस प्लस या जावा में कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? सर दिस कीवर्ड यूज करते हैं। वेरी गुड, दिस कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस में सर डबल कोलोन यूज करते थे। हाँ, उसको कहते हैं दिस पॉइंटर। दिस वहां पे एरो ऑपरेटर यूज करते हैं, जो आप सी प्रोग्रामिंग में अगर स्ट्रक्चर पढ़े हैं, और स्ट्रक्चर का जब पॉइंटर टाइप का स्ट्रक्चर वेरिएबल आप बनाते हैं तो डॉट ऑपरेटर नहीं यूज करके हम लोग एरो कोलोन और टाइप एक का एरो लगाते थे। ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, आप डेटा स्ट्रक्चर में भी आपने देखा होगा ना। तो चलिए, यस सर। तो उसी चीज को पाइथन में कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? सी प्लस प्लस और जावा में तो दिस कीवर्ड यूज करते हैं, पाइथन में क्या यूज करते हैं? पाइथन का नहीं याद है। वेरी गुड, सेल्फ। पाइथन में क्या यूज करते हैं हम लोग? सेल्फ यूज करते हैं। ठीक है, और यहां पे, ठीक है, VB डॉट नेट में हम लोग, सी शार्प डॉट नेट में भी दिस कीवर्ड यूज होता है, लेकिन VB डॉट नेट में मी कीवर्ड यूज करते हैं। मी, ME, मी कीवर्ड। जैसे दिस क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से VB डॉट नेट में भी हम लोग क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मी कीवर्ड यूज करते हैं। देखिए, अब हम यहां पे उस एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं। एक नया मॉड्यूल हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा इसमें मेन होगा। मेन, तो ध्यान देंगे, ये मेन सब रूटीन है हमारा, और ऊपर में हम नेम स्पेस को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट सिस्टम। अब यहाँ पे प्रोग्राम क्या है? सिंपल प्रोग्राम है। एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट, सैलरी पैरामीटर के थ्रू इनपुट लेना है। तो देखिए, हम यहाँ पर एक मॉड्यूल के अंदर क्लास बना रहे हैं। क्लास एम्प्लॉय, राइट। प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। क्लास का क्लोजिंग एंड क्लास से होता है। यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस का कोई बात नहीं कीजिए, यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग, ठीक है, मैंने यहाँ पे ठीक है,
मैंने यहाँ पे, अब ध्यान दो, मैं एम्प्लॉय के अंदर एक गेट रिकॉर्ड नाम का एक सब रूटीन बना रहा हूं। आप जानते हैं सब रूटीन बनाने के लिए हम लोग सब कीवर्ड यूज करते हैं, गेट रिकॉर्ड। लेकिन जो भी इसमें इनपुट लेना है पैरामीटर के थ्रू इनपुट लेना है। और आप ऑलरेडी, मैंने फंक्शन और प्रोसीजर का क्लास में बताया था कि पैरामीटर कैसे पास करते हैं। बाई वैल, ठीक है, ई आईडी यानी एम्प्लॉय आईडी एज इंटीजर कॉमा बाई वैल, ठीक है, enm एज स्ट्रिंग। एज स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद पोस्ट ले लेते हैं, बाई वैल पोस्ट एज स्ट्रिंग। और एक हम लोग यहाँ पे लास्ट में सैलरी, बाई वैल सैलरी एज सिंगल। यहाँ पे फ्लोट टाइप का डेटा टाइप नहीं होता है, सिंगल और डबल होता है। फ्लोट के जगह सिंगल होता है और डबल होता है। कहाँ ये कोई एडिटर नहीं ना है, कहीं देखना होगा ये। कहीं होगा, अब ऑप्शन देखना। कहाँ पे? वेरी गुड। कितना? 20 तो इसको हटा देते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग ठीक है पैरामीटर पास कर दिए थे, enm। फॉन्ट साइज थोड़ा सा और हम लोग छोटा कर दिए। कहाँ था, किस में? ऑप्शंस, नौ था ना, 15 कर दे। दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए पैरामीटर पास कर दिए। अब तुम जानते हो कि अब एक हम दूसरा सब रूटीन बनाएंगे, और दूसरा सब रूटीन हमारा शो रिकॉर्ड है। सब रिकॉर्ड,
और आपको मालूम है कि इस ईआईडी, ध्यान दो, इस ईआईडी ईएनएम इस पोस्ट को हम यहाँ पर एक्सेस दूसरे सब रूटीन में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर मेंबर वेरिएबल लेना होगा, जिसको इंस्टांस वेरिएबल भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया डिम ईआईडी, ठीक है, ईआईडी परसेंट सिंबॉलिक डिक्लेरेशन में यूज कर देता हूं। उसके बाद ई नेम डॉलर, डॉलर यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए, आपको मालूम है, ठीक है। फिर क्या है, पोस्ट, पोस्ट को भी मैंने यहाँ पे डॉलर यूज किया। सैलरी, सिंगल का क्या होता है, सिंगल का साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही होता है। डबल का @ होता है, सिंगल का साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। इसको हम लोग कहेंगे मेंबर वेरिएबल, ठीक है। नहीं तो आप लिख भी सकते थे सैलरी एज सिंगल, पोस्ट एज स्ट्रिंग, ई नेम एज स्ट्रिंग, ईआईडी एज इंटीजर। मैंने सिंबॉलिक डिक्लेरेशन किया। अब इस मेंबर वेरिएबल को तो हम इस क्लास में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस ईआईडी का वैल्यू, अब देखो यहाँ पर, अगर हम डायरेक्ट अगर ऐसे लिखते हैं ईआईडी इक्वल टू ईआईडी, तो कंपाइलर कंफ्यूज कर जाएगा कि कौन सा मेंबर वेरिएबल है और कौन सा इंस्टांस, कौन सा मेंबर वेरिएबल है और कौन सा फॉर्मल पैरामीटर है। तो क्लास के मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए C++, जावा, C#.net और PHP में हम लोग दिस कीवर्ड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मी कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, me.eid, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे वैसे पीडीएफ में जो मैंने ऑब्जेक्ट क्लास वाला पीडीएफ भेजा है उसमें ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ पर ईएनएम है, यहाँ ईनेम है, तो यहाँ पर तो मी कीवर्ड यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। ईनेम इक्वल टू क्या लिख देंगे, ईएनएम। फिर क्या है हमारा पोस्ट, यहाँ पर भी मी कीवर्ड यूज होगा, पोस्ट इक्वल टू पोस्ट, राइट। आगे बढ़ो, यहाँ पे सैलरी, वहां पे भी सैलरी है, मी डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी, राइट। अब ये चीज हो चुका। अब हम मेंबर वेरिएबल को यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। और प्रिंट कराने के लिए आप जानते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैसेज दीजिए एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉन्केटनेट करेंगे, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर एम्परसेंड। दो तरह से यहाँ पर भी प्रिंट हम लोग कराते हैं। पाइथन में तो प्रिंट कराने के लिए 3-4 तरीका है, यहाँ पे 2 तरीका है। एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू ये, ठीक है, जैसे जावा में आप प्लस यूज करते थे कॉन्केटनेट करने के लिए। वेरिएबल नेम हमारा ईआईडी है। आगे बढ़ा जाए, न्यू लाइन के लिए आप जानते हैं यहाँ बैकस्लैश n वर्क नहीं करता है, भी न्यू लाइन ये कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर कॉन्केटनेशन ऑपरेटर, फिर न्यू लाइन में हम आ गए, नेम है, नेम इक्वल टू, फिर मैंने ये ऑपरेटर यूज किया जावा की तरह, याद करो, प्लस। फिर यहाँ पे वेरिएबल नेम हमारा ईनेम है, फिर कॉन्केटनेट करेंगे, फिर यहाँ पे डबल कोट में ईनेम के बाद पोस्ट है, पहले भी न्यू लाइन देंगे, यहाँ पे भी न्यू लाइन, या भी CRLF भी यूज कर सकते हैं, भी न्यू लाइन भी, और भी CRLF भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल लाइन फिट, फुल फॉर्म होता है कंट्रोल लाइन फिट, ठीक है, भी CRLF। आगे बढ़ो, फिर हम लोग यहाँ पे नेम पोस्ट, पोस्ट इक्वल टू पोस्ट,
सैलरी, राइट। पोस्ट के बाद वीबी न्यू लाइन दे दीजिए, वीबी न्यू लाइन। चलिए, रिकॉर्ड हमारा तो सब रूटीन बन चुका है। अब आप जानते हैं कि इसका बॉडी तभी एग्जीक्यूट करेगा जब हम इसको कॉल करेंगे। तो मैंने बताया था कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का दो तरीका है यहाँ पे, डिम ओबीजे एज न्यू, न्यू कीवर्ड के द्वारा मेमोरी एलोकेट होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने यूज किया, याद करो जावा या सी प्लस प्लस में भी यही चीज होता है। जस्ट हम लोग इसके बाद कंस्ट्रक्टर पे भी आएंगे, और आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में ऑलरेडी पता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने का सिंटेक्स का तरीका बस अलग है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। इस तरीका से भी बनाएंगे। और दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है, डिम ओबीजे, ठीक है, इक्वल टू आप मल्टीपल भी बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने obj1 कोमा obj2 एज क्लास नेम। आप जानते हैं कि क्लास हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। क्लास हमारा यहाँ पे एम्प्लॉय है, ये दे दिया। अब इसमें हम मेमोरी एलोकेट कराएंगे, obj1 इक्वल टू न्यू और क्लास का नाम, ठीक है। ये चीज मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था। obj2 इक्वल टू न्यू ये हुआ, ठीक है। और एक और तरीका क्या बताए थे, डिम obj3 इक्वल टू क्या था जी, किन्हीं को याद है? जावा की तरह, इक्वल टू न्यू क्लास नेम एम्प्लॉय, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे मैंने बताया था मॉड्यूल 4 डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओबीजे, ये मेथड यूज कर ही दिया मैंने। हाँ, यहाँ पर भी डेटा टाइप यूज करते हैं। कहाँ था, मॉड्यूल 5 डिम obj3 एज डेटा टाइप एम्प्लॉय। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर ध्यान दो, इसमें क्या हुआ यहाँ पे कि पहले हम क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट केवल डिक्लेयर कर लिए, और बाद में न्यू लाइन में फिर हम लोग एक एक करके क्या कर लिए, मेमोरी एलोकेट कर लिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है इस रूल में कि हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर के साथ साथ क्या कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेट भी कर रहे हैं, राइट। अब आप किसी के द्वारा कॉल कर लो, ओबीजे जो फर्स्ट बनाए हैं उसके द्वारा कॉल कर रहे हैं। कॉल करने का वही तरीका, गेट रिकॉर्ड, पैरामीटर जो पास करना है वो मैंने पास कर दिया। एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ पर दे दिया 100, ठीक है। एम्प्लॉय नेम नमन, फिर मैंने पोस्ट में दे दिया प्रोग्रामर, फिर मैंने यहाँ पे सैलरी दे दिया 50,000। चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद आप कॉल कर लीजिए obj डॉट, फंक्शन का नाम था आपका शो रिकॉर्ड। अब कंसोल ये 12 है, ठीक है। 19 में यूज करने का कोई जरूरत नहीं रहता है 19 वर्जन में। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड की। चलिए,
अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया जाए। आपको मालूम है कि प्रॉपर्टीज में जाकर स्टार्टअप करेंगे हम लोग, कंसोल प्रोग्राम प्रॉपर्टीज, मॉड्यूल 5, और आप अब रन कराइए। एरर क्या दिया जी? हाँ देखिए, आउटपुट आ गया, देखो इधर, एम्प्लॉय आईडी 100, नेम नमन, पोस्ट प्रोग्रामर, सैलरी इतना, जो भी पैरामीटर के थ्रू मैंने रिकॉर्ड इंटर किया था वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ। ठीक है, तो इस प्रोग्राम से आप ये समझ पाए कि मी कीवर्ड क्या करता है। जिस तरह से सी प्लस प्लस और जावा में दिस कीवर्ड यूज करते हैं, उसी तरह से VB.NET में हम लोग मी कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो आप जान के पैरामीटर भी कैसे पास करते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन को कैसे ओवरलोड करते हैं, आप C++ में भी जानते हैं, जावा में भी जानते हैं। पाइथन फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। पाइथन फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। अगर क्लास में मोर देन वन फंक्शन सेम नेम से आपने डिफाइन करने का कोशिश किया पाइथन में, तो एरर तो शो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जो लास्ट फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोड हुआ नहीं। तो पाइथन फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। चलिए, अब यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आप जो मैंने PDF आपको शेयर किया है उसमें ऑलरेडी है। तो वो PDF यहाँ पे होगा डेस्कटॉप पे। AKU 5th, और इसमें ये रहा क्रिएटिंग क्लास इन PB।
देखिए ये पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, बात नहीं करो। ये प्रोग्राम ये भी हो चुका, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए मी कीवर्ड लिखा हुआ है, वही चीज, और मैंने एग्जांपल भी बता दिया है, ठीक है। नहीं सुनाई दे रहा है जी कुछ, सबसे बदमाश है तुम। देखो मी कीवर्ड के बारे में, दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट्स करेंट ऑब्जेक्ट, दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट्स करेंट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इन VB.NET. It works as like this keyword in C++ and Java. If the name of formal parameter and instance variable are same, then we use me keyword with instance variable. ठीक है, मैंने एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया, इस पीडीएफ में यूजर नेम पासवर्ड से रिलेटेड प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो फंक्शन ओवरलोडिंग है, और फंक्शन ओवरलोडिंग आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है। बस मैंने क्या बोला था कि इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका अलग होगा, सिंटेक्स अलग होगा। VB.NET में कुछ अलग सिंटेक्स ही होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट किसी प्रोग्रामिंग में चेंज हो जाएगा। वही चीज आप शुरू से ही जानते हो कि किसी भी क्लास में मोर देन वन फंक्शन सेम नेम से डिफाइन हो, लेकिन सिग्नेचर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। क्या होता है जी फंक्शन ओवरलोडिंग, बताओ अभी जो बताए। हाँ क्या होता है, जब समझाते हैं तो आई कांटेक्ट उधर क्यों नहीं है, नीचे क्या है, मोबाइल चला रहे हो, रखो मोबाइल बैग में रखो। बताओ कुछ बताओ फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में बताओ, क्योंकि अभी पता है आम नहीं कुछ अभी हम बोल रहे थे, बताओ क्यों बोल रहे थे, तुम भी बताओ जी फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में, फिफ्थ सेमेस्टर। क्या बोला हो, जो बोला वही बता दो। डिफरेंट किसमें, कहाँ डिफाइन करेंगे, मतलब क्या होगा, टेक्निकली क्या होगा। बैठो जानोगे तब ना बताओगे, बैठो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी क्लास में मोर देन वन फंक्शन सेम नेम से डिफाइन हो, लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट हो, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। आपने इसको C++ में भी इंप्लीमेंट किया है, जावा में भी इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। और इसको कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म आपने पढ़ा होगा, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैटिक स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं या अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है डायनेमिक बाइंडिंग, जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, उसको लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल अगर आप C++ में आपने देखा होगा तो फंक्शन ओवरलोडिंग था और ऑपरेटर ओवरलोडिंग था। जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होता है, ठीक है।
तो जावा में फंक्शन ओवरलोडिंग ही केवल एग्जाम्पल होता है फंक्शन ऑफ इसका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, वर्चुअल फंक्शन। पढ़े होंगे आप वर्चुअल फंक्शन C++ में, फंक्शन ओवरराइडिंग पढ़े होंगे, ठीक है। शांतनु कुमार, डिफरेंट सिग्नेचर मीन्स, तुमको मालूम नहीं है डिफरेंट सिग्नेचर? तुम्हारे लिए कोई नया टर्म है 5th सेमेस्टर के लिए? बोलो। डिफरेंट सिग्नेचर कहने का मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स, उसमें जो पास करते हैं पैरेंथेसिस साइन में, डिफरेंट सिग्नेचर कहो या डिफरेंट पैरामीटर्स कहो। अगर एक फंक्शन में 2 पैरामीटर इंटीजर टाइप का पास हुआ है तो दूसरा फंक्शन में 2 इंटीजर टाइप का पैरामीटर, वही सिग्नेचर सब पास नहीं होगा। हाँ, तो और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मैं बता रहा था कि C++ में हम लोग यूज करते हैं वर्चुअल फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। जावा में हम लोग भी डायनेमिक मेथड डिस्पैच को ही हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोग देख रहे हैं, तो एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है, लेकिन इसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग ओवरलोड्स कीवर्ड यूज करते हैं, जबकि C++ जावा में इसको यूज करने का कोई अलग से कीवर्ड नहीं है। जिस फंक्शन को तुम ओवरलोड करना चाहते हो उस फंक्शन के पहले ओवरलोड्स कीवर्ड लगा दो। अब देखिए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन एंड सब रूटीन, ठीक है। क्लास शेप ओवरलोड्स यहां पर दिया हुआ है। सब फाइंड एरिया, बाई वैल एल एज इंटीजर, बाई वैल बी एज इंटीजर। फाइंड एरिया को ओवरलोड करना है, इसके पहले क्या लगा हुआ है? ओवरलोड्स लगा हुआ है। राइट लाइन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आगे बढ़िए। फाइंड एरिया, देखो यहां पर पैरामीटर भी देख लो, ऊपर में क्या था फाइंड एरिया में? बाई वैल एल एज इंटीजर, बी एज इंटीजर, 2 पैरामीटर केवल पास किया गया है, एल और बी, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन भी देखो, दूसरा सब रूटीन देखो, फाइंड एरिया, नाम दोनों सेम है लेकिन इसमें एक ही इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास किया गया है, तो डिफरेंट सिग्नेचर है। आगे देखो फाइंड पेरी, हम सब रूटीन के साथ साथ फंक्शन को भी ओवरलोड कर सकते हैं। जिस तरह से सब रूटीन को आपने ओवरलोड किया उसी तरह से फंक्शन को भी हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोड्स फंक्शन फाइंड पेरी, इसमें एल और बी पास किया गया है, ठीक है, फाइंड पेरी। अब उसी तरह से फाइंड पेरी एक और फंक्शन बनाया गया है जिसमें एक इंटीजर टाइप का पास किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 सब रूटीन को ओवरलोड किया गया है और 2 फंक्शन को ओवरलोड किया गया है, ठीक है। अब इसको आप मेन में क्या कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, ठीक है। टीम obj1 obj2 एज न्यू शेप नाम का मैंने क्लास बनाया था, 2 ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। आप एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। obj1 डॉट फाइंड एरिया 1020 मैंने सप्लाई कर दिया, लेंथ ब्रेथ का वैल्यू। फाइंड एरिया, ये साइड का मैंने पैरामीटर पास किया 10, और फंक्शन रिटर्न टाइप होता है यहाँ पे, तो फंक्शन को कॉल कहाँ पे करेंगे? या एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर कॉल करेंगे या डायरेक्ट फंक्शन में कॉल करेंगे। राइट लाइन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू obj डॉट फाइंड पेरी, वैल्यू मैंने क्या सप्लाई कर दिया 10,30। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड पेरी, इसमें एक ही पैरामीटर सप्लाई किया गया था, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दिया था कि obj1 के वैल्यू को किस में असाइन कर दिया? कमेंट सेक्शन बना हुआ है। obj1 के वैल्यू को किस में सप्लाई कर दिया गया? obj2 में।
तो अब obj2 के द्वारा भी फाइंड पेरी को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बस क्या इस प्रोग्राम को लिखने की जरूरत है, रन कराने की? आप हो जाएगा ना, ऑलरेडी ये पीडीएफ में है, अब इसको आप रन करा लीजिएगा, वही चीज हम भी लिखेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी मालूम ही नहीं है कि पीडीएफ शेयर हुआ है कि नहीं, पढ़ोगे तब ना जी। अब वो सब हम कोई एक्सक्यूज नहीं सुनते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है। 10 गो बहाना रहता है तुम्हारे पास। ठीक है, विप्रो का टेंशन लो, पढ़ोगे तब ना। डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे अटेंडेंस बनाते हैं। अटेंडेंस आप बोलिएगा, रजिस्टर तो छूट गया, लेकिन यहाँ रजिस्टर अटेंडेंस लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर, फंक्शन ओवरलोडिंग तक कॉन्सेप्ट हो चुका है।